नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले गए और 60.17% मतदान हुआ। अब सभी राजनीतिक दलों की नजर दूसरे चरण के चुनाव पर है। 403 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी के लिए चुनौतियां पहले चरण की तुलना में ज्यादा होंगी, क्योंकि दूसरे चरण में मतदान वाली 55 सीटों में से ज्यादातर में अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता है। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के अलावा रुहेलखंड की बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिलों की 55 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया था। दोनों चुनावों में इन 55 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले गठबंधन की सियासत को लाभ मिला, लेकिन इस बार सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के अलग अलग चुनाव मैदान में उतरने से राजनीतिक समीक्षकों का दावा है कि मतों का बिखराव होगा और बीजेपी को इसका फायदा भी मिल सकता है। बसपा ने भी इस इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और अपनी सक्रियता भी बढ़ाई है। तो चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी के लिए चुनौतियां पहले चरण की तुलना में ज्यादा नजर आ रही हैं, क्योंकि दूसरे चरण में मतदान वाली 55 सीटों में से ज्यादातर अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बड़ी नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी इस बार कहीं ना कहीं एक अंदेशा या खतरा कहें तो उसका यह है कि जिस तरीके से राजनीतिक समीक्षक आंकड़ा लगा रहे हैं और आकलन कर रहे हैं कि इस बार वोटों का जो बिखराव है वो हो सकता है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी उतरी थी और उसका लाभ जरूर मिला था। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारी में जुटी हुई हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह भी है कि दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होने हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ भाजपा समेत सभी दलों के नेताओं ने दूसरे चरण में अपने उम्मीदवारों का माहौल बनाने के लिए पूरा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने दूसरे चरण के चुनाव वाले जिलों में शुक्रवार को ताबड़तोड़ जनसभाएं कर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को होगा और इसके लिए आज प्रचार थम जाएगा। तो पहले चरण का मतदान हो चुका है और उत्तर प्रदेश में अब दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत इस दूसरे चरण के 55 विधानसभा सीटों पर झोंक रखी है और आज इसका प्रचार इस चरण के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आज ये थम जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के सभी दिग्गजों ने आज इस चरण के क्षेत्र में पूरा माहौल बनाने का काम करेंगे। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय करा देते हैं। आशीष चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देशबंधु दीक्षित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी। देशबंधु दीक्षित जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। पहले चरण के मतदान हो गया है और उसके बाद अब दूसरे चरण की बारी है। ऐसे में
जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि ये पूरा क्षेत्र अल्पसंख्यक बाहुल्य है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी इस क्षेत्र में। क्योंकि जब एक लहर थी 2017 में, देखा गया था भारतीय जनता पार्टी जब हर क्षेत्रों में दबदबा बना रखी थी, बावजूद इसके इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को एक अच्छा फायदा मिला था। देशबंधु जी, योगेश जी, देशबंधु जी आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही जी है? मिल पा रही है, आप बोलिए। योगेश जी, जैसा आपने चर्चा छेड़ी चुनाव का, दूसरा चरण 14 फरवरी को है, तो पहले चरण में जनता जनार्दन की जो भीड़ रही और जो मतदान प्रतिशत रहा, उससे रुझान से ही यह पता चल रहा है कि 10 मार्च को फिर श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार पुनः बनने वाली है। और विपक्ष के चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे, इस बात का द्योतक है कि हताशा और निराशा इनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। तो आगामी और हार की जो है रेखाएं इनके चेहरों पर दिख रही है और ईवीएम पे दोष देना इन्होंने फिर शुरू कर दिया है। और जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति से उठकर उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर और तेज गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, जैसे ही दूसरे चरण का चुनाव आया, वैसे ही एक बार फिर से कब्रिस्तान, शमशान घाट ये फिर से आने लगे हैं देशबंधु दीक्षित जी। योगेश जी, हमने बात हमेशा गन्ना की हमने बात एक्सप्रेसवे की हमने बात प्रगति की। ना हम जातिवाद, संप्रदायवाद पर भरोसा करते हैं, ना हम जिन्ना और पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए, ये संप्रदायवाद, जातिवाद, परिवारवाद से हमारा उत्तर प्रदेश पिछले 14 वर्ष में इतनी जर्जर स्थिति पे पहुंच गया है कि पिछले 5 वर्ष में हमने इसको किसी तरह प्रगति के पथ पर, पटरी पर लाए हैं। और अब यह डबल इंजन की सरकार जो है तेज गति से दौड़ने को तैयार है। और अब न जिन्ना चलेगा और न पाकिस्तान चलेगा, न खालिस्तान चलेगा, न कब्रिस्तान चलेगा। अब केवल विकास की बात होगी और विकास के मुद्दे पर जनता जनार्दन हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। देशबंधु जी, गन्ना की बात होगी, एक्सप्रेसवे की बात होगी, विकास की बात होगी, तो ये शमशान और कब्रिस्तान ये किस विकास में, किस एक्सप्रेसवे में काम आएंगे? देखिए योगेश जी, हम गन्ना की बात करते हैं, हम किसानों के हित की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं। अरे आप ही ने बात की है शमशान और कब्रिस्तान की, मुख्यमंत्री जी ने की है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अब उत्तर प्रदेश जातिवाद और संप्रदायवाद से बहुत आगे निकल चुका है। देखिए, परिवारवाद ने इस प्रदेश का बहुत बुरा हाल कर रखा है। इससे पहले भी आपने देखा, चाहे बुआ बबुआ का महागठबंधन हो, चाहे 2 राजकुमारों की जोड़ी हो, अब उत्तर प्रदेश किसी झांसे में आने वाला नहीं है। और रही बात कब्रिस्तान की, तो इनका विकास कब्रिस्तान तक है, तो ये कब्रिस्तान में ही जाकर वोट मांगे। हम न ध्रुवीकरण और न गंदी राजनीति करते हैं, हम केवल प्रगति की, जनता की, लोकहित की और जनता के विकास की बात करते हैं। और उसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री प्राप्त करेंगे। ठीक है देशबंधु जी, लेकिन दरअसल जिस तरीके से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ही कब्रिस्तान पर और शमशान घाट पर वोट मांगे, लेकिन शुरुआत इसकी आप ही ने कर दी है। दरअसल ये 2017 के विधानसभा चुनावों में इसका खूब जिक्र किया गया था और इस चुनाव में हालांकि ऐसा जिक्र देखने को नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही दूसरे चरण का चुनाव आया, मतदान होना है, उससे पहले एक बार ये फिर से कब्रिस्तान, शमशान घाट का जिक्र शुरू हो गया है। आशीष चौधरी जी, आपके पास आएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो है ही है इस क्षेत्र में, आपके लिए भी कम चुनौती नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर है कि आपका वोट बैंक इस बार कहीं ना कहीं उसका बिखराव होगा। पिछली बार आप गठबंधन के साथ मैदान में उतरे थे, तो दोनों दलों का एक साथ वोट बैंक आपके साथ था, लेकिन इस बार क्योंकि अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव, तो जाहिर तौर पर है वोट बैंक भी अलग अलग होगा, तो चुनौती आपके लिए भी बड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे प्रवक्ता साहब आते हैं
उनकी आवाज से ही आपको पता चल गया होगा कि प्रथम चरण में भाजपा का पूरी तरीके से सफाया हो चुका। 58 सीटों पे 50 सीटों पे समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है और हर वर्ग का सहयोग मिल रहा। अभी आपने बताया कि बड़ी मुश्किल होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब से घोषणा की है कि 2 बोरी डीएपी 5 बोरी यूरिया खाद किसानों को दिया जाएगा, जब से ऑटो वालों जो जब से उनको 3 लीटर पेट्रोल या सीएनजी दी जाएगी, तब से ऑटो चालक भी खुश हैं और हर मोटरसाइकिल वाले को महीने में 1 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। तो मोटरसाइकिल लगभग के पास है, मोटरसाइकिल के लोग हम इसी चीज में बताना भुगतान करने की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने जैसे आपका विकास दिख रहा है, इत्र की खुशबू अभी फैली नहीं है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दीजिए, यह तो समाज को बता देगा। करके भारतीय जनता पार्टी की ये परेशानियां कितनी लगी है। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम ये सिस्टम बहाल करेंगे, तब से समाज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परेशान नजर आ रही है। ठीक है, आशीष जी की आवाज भी क्लियर नहीं हो रहा है। आशीष जी आपको यहाँ पे रोकेंगे, आशीष जी की आवाज क्लियर नहीं हो रही है। आशीष जी की आवाज ठीक करवा रहे हैं। उसके पहले आएंगे अनुराग तिवारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनुराग जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल। अनुराग तिवारी जी, दूसरे चरण का मतदान है, यहाँ भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये 55 सीटों पर मतदान होना है 14 फरवरी को, अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका माना जा रहा है और ऐसे में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चुनौती है ही है, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती होगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने जिक्र किया गठबंधन का कि बिखराव होगा, गठबंधन अब इस बार नहीं है, तो जाहिर तौर पर अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो अलग अलग वोट बैंक जाएगा अलग अलग दलों के साथ में। अगर इस चरण के चुनाव को देखें, मतदान को देखें, तो क्या कुछ नजारा समझ में आ रहा है अभी तक? जी, सबसे पहले तो आपने जो अपने इस डिबेट को शुरू करने के परिचय में एक चीज कहा था कि बीजेपी के लिए ये चरण बहुत मुश्किल भरा रहेगा। मेरा मानना है और मैं इस बात से इस वक्त थोड़ा सा कम रखता हूँ। मेरा मानना था कि जो सबसे मुश्किल दौर का चरण था वो बीजेपी का निकल चुका है। वो पहला चरण था जो मुझे लग रहा था और जितना मैंने जाना था, समझा था, वो पहला चरण मुझे लग रहा था कि बीजेपी के लिए सबसे कठिन दौर था और उसके लिए बीजेपी कई जगहों पर, आप अगर फील्ड में देखें, आप अगर बीजेपी के इंटरनल मीटिंग्स देखें, तो उसमें ये चर्चा बहुत जोरों से होती है। पहला चरण बहुत मुश्किल है हमारे लिए, अगर पहले से निकाल लिया तो आगे रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। पहले चरण में समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो जयंत चौधरी का और जाटों का बहुत बड़ा एक समर्थन हासिल था। वहीं दूसरी तरफ जो किसान आंदोलन का जो मुद्दा था वो पहले चरण में जहां जहां वोटिंग हुई है वहां बहुत हावी था। बहुत हावी मतलब आप अगर वहां पे बीजेपी को फील्ड पे देखते तो जो वोट जो जाट बीजेपी से दूर जा रहे थे उसका प्रमुख कारण किसान आंदोलन माना जा रहा था। अब जब दूसरे चरण में चुनाव पहुंच चुका है और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने वाला है, तब मुझे लगता है कि दूसरा चरण पहले चरण के मुकाबले थोड़ा सा आसान माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी के कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है और वहाँ पे जाटों का समीकरण और किसान आंदोलनों का जो मुद्दा है जो पहले चरण में बहुत हावी था वो चलना मुश्किल है थोड़ा। हाँ, यहाँ पे आपको यादव और अन्य जातियों का समीकरण बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। आप अगर फिरोजाबाद की बात देख लें, आप अगर एटा की बात देख लें, इन जिलों में यादव और अन्य जातियों का जो समीकरण है उस पर चुनाव लड़ा जाएगा, ना कि जो किसान आंदोलन और किसान के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे अनुराग तिवारी जी, लेकिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान बने हुए हैं और सीधे अनुराग तिवारी जी आपके पास आएंगे। आपने जिस तरीके से एक बात कही कि दरअसल आप जो आकलन किए हैं कि ये दूसरा चरण बीजेपी के लिए आसान हो सकता है। दरअसल अगर यहाँ का समीकरण देखें तो मुस्लिम और दलित बाहुल्य क्षेत्र माना जा रहा है। दलितों में बीएसपी की पकड़ है, इससे आप भी मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि 2017 के चुनावों का अगर जिक्र करें तो मोदी लहर के बावजूद भी इस क्षेत्र में 55 में से 23 सीटों पर 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और बीजेपी का 13 सीटों पर, जबकि बसपा 11 सीटों पर आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि बसपा और आरएलडी के साथ गठबंधन करके जब समाजवादी पार्टी उतरी मैदान में तो इन्हीं क्षेत्रों में 4 में बसपा और 3 में समाजवादी पार्टी यानी 7 सीटें हासिल की। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर में भारतीय जनता पार्टी को इतनी मशक्कत करनी पड़ी है तो इस बार तो कहीं ना कहीं किसान भी नाराज है। किसान भी तो आता है इस क्षेत्र में, ऐसा तो है नहीं कि किसान और जाट इस क्षेत्र में है ही नहीं है। अनुराग जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। अगर देखा जाए तो किसान तो पूर्वांचल में भी आता है, किसान तो आप देखें कि बुंदेलखंड में भी आता है और किसान भारत के हर कोने में है। लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ है, मेरा जिक्र करने का साफ तौर पे मतलब ये था कि किसान आंदोलन का जो असर है वो चुनिंदा जगह होता है और उसमें जो अभी पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी सबसे प्रमुख इलाका वो ही था। अब बात करते हैं दूसरे चरण पे, जो आप बोल रहे हैं कि मोदी लहर में भी चीजें वैसी नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी बीजेपी के लिए। इसके पीछे हमें जाना होगा। अगर आप देखें कि कोविड काल में, पहले से लेके और तीसरे कोविड काल में जो गरीब लोगों को जो मुफ्त में अनाज देने का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पे, गांवों के स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया है और जो ये चीजें पहुंचाई है, गरीब को फायदा पहुंचाया है, मुझे लगता है कि ये वोट बैंक बीएसपी से शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि लोगों को इस बीच में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो मिले हैं। और मुझे लगता है कि महिलाएं अब पहले मैंने ये साफ तौर पे देखा है कि पति, अगर घर में कोई किसी का पति है या कोई बड़ा बुजुर्ग है तो वो डिसाइड करता था कि हमारे घर की महिलाएं कहाँ वोट करेंगी। लेकिन पिछले 1 या 2 चुनाव में बीजेपी ने इस ट्रेंड को बदला है। अगर आप बिहार की बात करें, अगर आप उससे पहले जो भी और लोकसभा की बात करें, तो इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर आया है कि महिलाएं जो वोटिंग के दिन जो फैसला करती हैं वो अपने दिलो दिमाग से करती हैं, अपने फैसले लेती हैं अधिकतर केसेज में। इसी की वजह से हाल के चुनाव में महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ा है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और महिलाएं उन्हीं को वोट दे रही हैं जिन्होंने उनको प्रमुख रूप से फायदा पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव दूसरे चरण में भी पड़ने वाला है। ठीक है। देशबंधु दीक्षित जी, वही जिक्र आपसे भी कि दरअसल 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी लहर का असर देखने को मिला था और उस बार आपने कैराना और मुजफ्फरनगर दंगे के मुद्दे को ध्रुवीकरण करके कहीं न कहीं हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में लाने में सफल रहे हैं। लेकिन इस बार स्थिति कुछ उलट दिखाई दे रही है। इस बार जहां अल्पसंख्यक तो आपसे नाराज है ही हैं, वो तो आप भी स्वीकारते हैं इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की भी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि गन्ने के भुगतान में देरी, फसल की खरीद पर एमएसपी को लेकर के जिस तरीके से थाने में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई को लेकर के भी लोगों में आक्रोश है। तो ऐसे में ये तो जाहिर तौर पर है ना कि इस बार चुनौती तो मुझे तो कुछ ज्यादा दिख रही है आपके लिए। योगेश जी, 2017 के चुनाव में भी आपने देखा, अभी जो प्रथम चरण की 58 सीटें, इसमें हमें 53 सीटें मिली।
2 सीट सपा की, 2 सीट बसपा को और एक अन्य को। जैसा मेरी जानकारी है और आप मीडिया बंधु भी इस तथ्य को चेक कर सकते हैं गूगल पर। तो 58 सीटों में 53 सीटें 2017 में मिली थी। तो इसका मतलब यह है कि हमें पिछड़ों का भी वोट मिला, हमें अति पिछड़ों का भी वोट मिला, हमें अल्पसंख्यक का भी वोट मिला, हमें यादवों का भी और अन्य समुदाय। आप 2017 की बात कर रहे हैं प्रभु, आप 2017 की बात कर रहे हैं ना? मेरी बात पूर्ण हो जा दीजिए योगेश जी, 1 मिनट समय दीजिए, बोलिए मैं बोलिए। आपको उत्तर भी दूं। अब रही 3 तलाक जैसा मुद्दा, आप सोच सकते हैं 3 तलाक के कारण हमारी मुस्लिम बहनों को कितनी त्रासदी झेलनी पड़ती थी। और अभी आपके राजनीतिक विश्लेषण अनुराग तिवारी ने कहा कि वैश्विक महामारी में हमने लोगों के जीवन की भी रक्षा की और लोगों को जीविकोपार्जन से भी जोड़ा। देखिए इतनी बड़ी बड़ी ये जो महामारी थी, जिसमें बड़े से बड़े विकसित देश भी जो है अपनी जनता जनार्दन को बचा नहीं सके, लेकिन हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री की ये जीवटता और कर्मठता का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की यह प्रति सेकंड होने वाली मेहनत का ही परिणाम है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को, ये तो हमारी वैक्सीन को सोचिए, जो हमारे वैज्ञानिकों का ये अपमान करते हैं, हमारी वैक्सीन को कहते हैं ये भाजपा की वैक्सीन है। आज उस वैक्सीन उत्तर प्रदेश को आपकी जानकारी के लिए बता दूं योगेश जी, आपका मीडिया चैनल इतना प्रतिष्ठित है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 90% से ज्यादा जनता को प्रथम डोज और 70% ज्यादा जनता को द्वितीय डोज लग चुका है। और 15 करोड़ के लोगों को हम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके अलावा हमने रक्षा के लिए आपने देखा अस्पतालों की स्थिति बनाई। इनके कालखंड में चीनी मिलें बंद हो गई। और रही बात आलू प्याज टमाटर पे, हमने देखिए एमएसपी देने की बात कही। हमने 11 दौर, हमारे कृषि मंत्री जी ने 11 बार किसानों से बैठकर चर्चा की और किसान के हित में भी कृषि कानून वापस लिए। देखिए चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों को घर देने की बात हो, चाहे गन्ना का एमएसपी बढ़ाने की बात हो, हमने हर क्षेत्र में काम किया। और देख लीजिएगा प्रथम चरण की हताशा और निराशा इनके चेहरे पर दिख रही है। और यही चुनाव देखिए 7 चरण तक चलेगा और विजय श्री हमें अंतोगत्वा मिलेगी। अंत में ये ठीकरा ईवीएम पे फोड़ेंगे और अनाप शनाप बातें करेंगे। और देखिएगा 10 तारीख को परिणाम आने दीजिए, आपको पता चलेगा कि हमें हर आयु वर्ग, अब जनता जनार्दन भी समझ चुकी है। देखिए अब जाति संप्रदाय धर्म भेद भाषावाद क्षेत्रवाद की राजनीति से उत्तर प्रदेश उठ चुका है और वह प्रगति पर जाना चाहता है। अब बात युवा की बात होती है, अब हमारे रोजगार की बात होती है, अब शिक्षा की बात होती है, अब सड़क की बात होती है। अब इनका कब्रिस्तान पाकिस्तान खालिस्तान तालिबान इससे उकसा चुकी है और 10 मार्च को परिणाम बता देंगे कि हमको हर आयु वर्ग का आशीर्वाद मिला। ठीक है आशीष चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और लगातार जिस तरीके से आप सुन रहे होंगे कि अपराधियों और माफियाओं की प्रदेश में कोई जगह नहीं है, उनकी जगह जहां है उनको भेज दिया जा रहा है सलाखों के पीछे। और इसके साथ ही साथ दूसरे हाथ में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, की जा रही थी भी। और ऐसे में बुलडोजर पर जिस तरीके से जो कार्रवाइयां, आप जो बुलडोजर पर सवाल उठा रहे थे, उसी को मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात ये कि सबसे अहम बात यहाँ पर एक ये भी सामने आ रही है कि दूसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, देवबंद भी इसी चरण में आता है और देवबंद में एटीएस सेंटर की स्थापना भी हो रही है, होगी वहां पर। तो ऐसे में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है, तो क्या इस चुनाव में, इस चरण में ये क्षेत्र प्रभावित होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर है एटीएस का सेंटर देवबंद में स्थापित होगा, तो कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा, जोर मिलेगा सुधारने में। मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथी प्रवक्ता साहब किसानों की बात कर रहे थे। अगर किसानों के लिए ये काम किए होते तो किसानों को आज ये धरना देने की जरूरत ना पड़ती। जो 7 किसान शहीद हुए
वो बड़ी दुख की बात है। वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार थी और उपेक्षित किसान थे जिनको धरना देना पड़ा था, जो एमएसपी के दोगुनी की बात करते थे। एमएसपी का कोई रेट ही नहीं बन पाया। बिचौलिए इतना हावी थे इसमें कि पूछो न। जो धान 1700 में बिकना था 1300 में बिक गया धान। ये किसानों की बात करते हैं, अपराधियों की बात करते हैं। इन्हीं का अपराधी जो धनंजय सिंह क्रिकेट मैच खेलता है। ये केवल समाजवादी पार्टी या इनको जो दिखाना होता उन अपराधियों पे शिकंजा कसने काम कर तमाम सारे अपराधी आज इस घूम रहे हैं। अगर ये बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि आजम खान साहब 2 साल से बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिली। और एक गृह मंत्री राज्य सरकार जो गृह मंत्री का बेटा है वो 4 किसानों की निर्मम हत्या करता है और उसके बाद बेल मिल जा रही है। ये सरकार के इशारे पे पूरे काम चल रहे हैं। जिस मंत्री के बेटे ने गाड़ी से किसानों को कुचलने का काम किया था उसके पिता को आज भी मंत्री पद बरकरार है। उन्होंने ऐसे मंत्री पद पर रहते हुए क्या उसको इंसाफ मिल सकती? हाथरस की घटना की बात करें, चाहे लखीमपुर की घटना की बात करें, तमाम सारे घटनाएं इनके कार्यकाल में ही हुए हैं। और ये सरकार आने की बात कहते हैं, जहाँ किसान खुश न हो, जहाँ नौजवान खुश न हो, जहाँ कोरोना काल में तमाम सारे बीमार लोगों को ऑक्सीजन ना दे पाए हैं, तमाम सारे उत्तर प्रदेश जो जनता थी उसको औंधे मुंह या यमराज लोग में भेजने का काम इन्हीं के कारण इन्हीं लोगों ठीक है आशीष चौधरी जी, आपकी बात आपसे जवाब लेंगे, लेकिन रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आशीष चौधरी जी सीधे आपके पास ही आएंगे। आपने इन तमाम सारे जो मामले हुए, जो घटना घटी, उनका जिक्र किया। मैंने उसी कड़ी में आपसे सवाल पूछा कि इन घटनाओं में कहीं ना कहीं लगाम तो लगेगा ना। देवबंद में जब एटीएस सेंटर की स्थापना हो जाएगी और जनता के बीच में एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी देने का काम तो कर ही रही है ना कि इस सेंटर की स्थापना इसीलिए की जा रही है ताकि अभी भी जो कमी रह गई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो अब उसको पूरा कर दिया जाएगा। अब किसी भी तरीके के अपराध नहीं होने दिया जाएगा। जो भी अपराध अभी हो भी रहे थे उनकी सरकारों में, उस पर भी नियंत्रण लगाने का काम किया जाएगा। तो ये एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज तो देने का काम कर रही है बीजेपी। बड़ी खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी सेंटर स्थापित करने जा रही है तो समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में है और सहयोग करती, सपोर्ट करती कि अपराधियों को जेल देना चाहिए, अपराधियों को जगह देगी। लेकिन बड़ा दुख जब होता है जब इनकी घटना जब घटती। अभी मैंने किसान मुद्दे पे बात की, तब मैंने अभी गृह राज्य मंत्री के बेटे उससे कोई सवाल इनका कोई मंत्री बयान नहीं करेगा कि उस मंत्री को क्यों नहीं हटाया गया। उस मंत्री को अपने पद पर रहते हुए जब किसानों को न्याय मिल सकती है, इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की मंत्री है। जब इनकी राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में जब इनकी दोनों है तो बड़ी जांच करा ले, सीबीआई जांच करा ले। और तमाम जांचें हुई, इसमें दोषी हुए और जेल गए। लेकिन क्या था, अभी 4 हत्या करने वाला जेल से बाहर आ गया। कुल इसीलिए मैं कहता हूँ इनको मंत्री पद से पहले इनको हटाना चाहिए। अगर आप मंत्री पद से हटे होते तो शायद वो जेल में ही होते। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में जब आपने देखा होगा कि वोट का परसेंटेज बढ़ा है, तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के चेहरे पे शिकन सी नजर आने, मायूसी सी नजर आने लगी। आपने देखा अधिकारी और मीडिया के लोग भी ये समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार आने जा रही है। क्योंकि कहीं वोट का परसेंटेज बढ़ता है तो वो सत्ता पक्ष का नुकसान होना तय। किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मतदान में, नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बेरोजगारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कोरोना काल में जिन परिवारों को परेशानियां बढ़ी, उन कोरोना काल में परिवार के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हर वर्ग के तबकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और समाजवादी पार्टी से सरकार बनाना है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो तब से बहुत ज्यादा परेशान। जनता खुश है कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी
तो हमारी बेटी को इंटर पास करने के बाद 36,000 रुपए मिलेगा। मोटरसाइकिल के लोग खुश हैं कि मुझे 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। किसान खुश है कि एमएसपी को 2 गुने हमें मिलेगा। अरे ये सब तो बीजेपी भी दे रही है भाई, बीजेपी भी तो किसानों को दे रही है, खाद देगी फ्री में, वो भी तो दे रही है, भत्ता भी दे रही है, सब तो दे, जो घोषणाएं आपने की, काफी कुछ घोषणाएं तो दोनों लोगों की मिलती जुलती हैं। इन्होंने अब इनके बहकाव में आने वाली नहीं, इन्होंने बहुत सारे पहले भी 2017 में इन्होंने बहुत सारे वादे किए, उन वादों पे खरे नहीं उतर पाए। उत्तर प्रदेश जनता समझदार है, वो समझ चुकी है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये प्रोपेगेंडा फैलाती, करती कुछ नहीं, ये फेक सरकार पूरी तरीके से फेक सरकार बनी थी। अब उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता उनको फेक दे के उठा के ये चले जाएंगे उत्तर प्रदेश से बाहर। हो सकता है योगी जी अपने वहां उत्तराखंड में नजर आए। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से विफल थी। अब उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को सही उपज दाम मिले, जो नौकरियां थी उन लोगों को नौकरी मिलते, रोजगार मिले। तमाम सारे आज बेरोजगार आपने देखा होगा घूम रहे हैं। अखिलेश यादव ने घोषणा की, नौकरियों की घोषणा की है, बिजली की घोषणा की है, पानी की व्यवस्था की घोषणा की है, तब से उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से बौखलाई है। ठीक है, अनुराग तिवारी जी आप ही के पास आएंगे। ठीक है, आ गई आपकी बात आशीष जी। अनुराग तिवारी जी, क्या वास्तव में जिस तरीके से आशीष जी कह रहे हैं ऐसे कुछ समीकरण बनते हैं दिखाई दे रहे हैं क्या, नजर आ रहे हैं क्या कुछ? और दूसरा जो सवाल हमने पूछा कि एटीएस सेंटर की जब स्थापना हो जाएगी तो क्या वास्तव में इस क्षेत्र में ये काम, क्योंकि हमेशा से कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर अपनी चुनावी अभियान में करें या कोई भी मीटिंग करे, कोई भी बैठक करे, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाती है वो कानून व्यवस्था का ही उठाती है कि अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं दिया जाएगा, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों में दिया जा रहा था। तो ऐसे में क्या वास्तव में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो हमें जानना ये जरूरी है कि अभी पिछले 5 सालों में जो बीजेपी का कार्यकाल हुआ है उसमें माफियाओं के ऊपर और गुंडा राज के ऊपर कितना लगाम लगा है। तो मेरा मानना है कि इस चीज में बीजेपी काफी हद तक सफल रही है। और इस पूरे जो सिस्टम, पहले एक नेटवर्क जो चलता था माफियाओं का, गुंडा राज का, अपहरण का और बाकी अन्य गैर कानूनी चीजों का, उस पे बहुत लगाम लगाया गया है। और इसी की वजह से ये एक मुख्य चुनावी मुद्दा है। अगर कल की हम एक प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली की बात करूं तो उन्होंने उसमें पूरे रैली में जो उनका मुख्य एजेंडा था वो यही था कि योगी जी ने इस पूरे सिस्टम से माफियाओं को खत्म किया है। और ये उनके, आप अगर किसी भी पैम्पलेट में, किसी भी बैनर में देखें तो ये बहुत बड़े स्तर पे इसको प्रचारित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। ये अच्छी पहल इसलिए है क्योंकि अब लोगों को भी इस चीज का रियलाइजेशन, इस चीज को लोग फील कर रहे हैं, इस चीज को लोग समझ पा रहे हैं। मैंने भी काफी अलग अलग फील्ड में कई जिलों में लोगों से बात किया तो उनका भी ये मानना है कि हाल के 5 सालों में जो पहले खौफ हुआ करता था वो खौफ खत्म हुआ है। और उसकी वजह से एक सकारात्मक रुख उनका बीजेपी की तरफ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप युवाओं से बात करें तो युवाओं में जो नौकरियों को लेकर और जो सरकारी नौकरी हुई चाहे प्राइवेट नौकरी हुई, उनको लेकर अगर उनको नहीं मिल रही है तो एक गुस्सा भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है एक पक्ष को आप खुश भी कर रहे हैं, वहीं अगर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरे पक्ष को, जो पूरा नौजवान है जो इस साल इस पूरे चुनाव में आपके साथ जुड़ना चाहता है लेकिन वो अपने आप को आपके साथ जुड़ा महसूस नहीं कर रहा है। और जो अभी वादे हो रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का लाखों नौकरियां देने का वादा हो, चाहे बीजेपी का नौकरी देने का वादा हो, मुझे लगता है कि इसमें बहुत एक पेच ये है कि अगर उसको अर्थशास्त्र के रूप में देखा जाए तो मेरा मानना ये है कि इतनी नौकरियां कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इतनी सरकारी नौकरियों का इतनी सरकारी नौकरियां पैदा करना एक राज्य में मुझे संभव ही नहीं लगता है। तो ये सारे जो नौकरी देने वाले वादे हैं वो एक होता है कि आप नौजवानों को सपने दिखा रहे हैं। हाँ,
वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी एक और दूसरे स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का जो प्लान लोगों के सामने और युवाओं के सामने रखती है, हाँ मुझे लगता है कि उसमें अगर बीजेपी आने वाले समय में सफल रही तो वो युवाओं के लिए एक संजीवनी जैसे साबित हो सकता है। लेकिन जो रोजगार देने वाला जो नंबर है वो कहीं से भी फिजिबल या कहीं से भी संभव नहीं दिखता हुआ लग रहा है। अच्छा अनुराग जी, कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस जो है अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगातार लगी हुई है। प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं, सक्रियता बनाए रखी हैं उत्तर प्रदेश में इस बार जरूर, लेकिन चुनावी फैक्टर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहां पर स्टैंड कर रही है? इस चीज को थोड़ा हमें पीछे जाकर देखना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने क्या क्या गलतियां की हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने सबसे पहले तो ये गलती कर दी कि जो उनके पास कद्दावर नेता और जो एक होता है फायर ब्रिगेड नेता थे, उन्हीं को वो अपनी पार्टी से जाने दिया। उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण था अदिति सिंह चौहान, बहुत तेज तर्रार नेता मानी जाती थी यूपी में और सिटिंग विधायक भी थी वो रायबरेली से, तो उनको जाने दिया। आप ये देखिए कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है महिलाओं के मुद्दे पर और अपनी सरकार में और अपनी पार्टी में जो उनका एकमात्र महिला विधायक है उसको नहीं रोक पाई। तो ये एक किस तरीके का समीकरण बनाना चाह रही है। मुझे लगता है कि ये चीजें लोगों को साफ तौर पे दिख जाता है। अगर आप कहीं भी जाके देखें तो ये एक बहुत बहुत आसान है समझना कि हाँ आप महिलाओं के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो महिला थी आप उनको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो जमीन तैयार करने के लिए कांग्रेस मुझे लगता है कि बहुत मेहनत तो अपने स्तर पे कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी इंटरनल खामियां हैं, जो उनका एक संगठन है वो बहुत मजबूत फील्ड में नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। हाँ, प्रियंका गांधी कल यूपी चुनाव में सक्रियता को देखकर गांव में और अलग अलग स्तर पे काफी एक उत्सुकता थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वो उत्सुकता थोड़ी कम होती नजर आ रही है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों को भी ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस कहीं से भी मैदान में नहीं है, कहीं से भी वो फाइट में नहीं है, तो उतनी सक्रियता मुझे कहीं भी फील्ड में नजर नहीं आ रही। ठीक है देशबंधु जी, दरअसल इस चरण का जो चुनाव होने वाला है उसमें अल्पसंख्यकों की भागीदारी बेहद सक्रियता मानी जा रही है कि ये फैक्टर डिसाइड कर देगा, ये वर्ग डिसाइड कर देगा कि किसको सत्ता में बैठालना है। काफी हद तक ये माना जाता है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ जगहों पर अपने कैंडिडेट को उतारे हुए हैं, तो क्या वास्तव में आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेटों की वजह से आपको फायदा हो पाएगा? योगेश, पहला तो अनुराग तिवारी जी ने स्पष्ट कर दिया, उसी बात को मैं और जोड़ दूं, ये कांग्रेस का कोई धरातल ही नहीं। और जो इनकी 10 वर्ष की, आप इतने बड़े अर्थशास्त्री के नेतृत्व में देखा, बताइए इन्हीं की पार्टी के एक प्रधानमंत्री ने कहा जब हम 1 रुपया बेचते हैं तो वह नीचे आते आते जो है 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, शेष कहाँ चले जाते हैं इसका पता ही। और हमारी विपक्ष की पार्टी के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का आप कथन सुनते हैं कि युवा है, युवाओं से गलती हो जाती है। तो देखिए इस प्रकार की शब्दावली और भाषावली उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन बहुत समझदार है। जो आपने द्वितीय चरण की बात की, तो 2014 में जब से हमने केंद्र में सरकार संभाली, उसके बाद किए हुए कार्यों को 2017 में अपने विकास के कार्यों से वोट मांगा, और जिसमें हमें सभी वर्गों ने खुलकर, चाहे उसमें पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक की आपने बात की, सभी जाति धर्मों ने प्रगति और विकास और भ्रष्टाचार और आतंकवाद इनसे ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर हमें आशीर्वाद दिया। 2017 और 19 में भी देखा आपने, हमने जनहित के किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों के द्वारा
जनता जनार्दन के बीच गए और हमें आशीर्वाद मिला। अब देखिए हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो एक अलग दिशा में बढ़ चुका है, चाहे अल्पसंख्यक बहनों और माताओं की बात हो, चाहे यादवों की। देखिए इनके पिछले सरकारों में 9 साल की सपा बसपा की सरकारों में 14 वर्ष का जो इनका शासन रहा, लोग सड़कों पर चलने से डरते थे। और आप बताइए करोड़ों करोड़ों लोग जो देखिए इत्र की खुशबू। अभी आपने कल देखा आप घटना कि सपा के पूर्व मंत्री फतेह बहादुर के पुत्र के घर जो है एक युवती का शव मिलता है। तो अब देखिए आतंकवाद, भ्रष्टाचार इनका चेहरा। और आपको बता दूं पहली सूची में चाहे नाहिद हसन हो चाहे अंतिम कैंडिडेट, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पहले कहा कि ये गुंडागर्दी और ये आतंकवाद अब नहीं चलेगा। कानून और सुशासन की व्यवस्था के ही मुद्दे पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे और उनसे अपने किए गए डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए कार्य पर आशीर्वाद मांगेंगे। और निसंदेह देखिएगा 10 मार्च को जनता जनार्दन हमें अपना आशीर्वाद देगी। ठीक है, जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। आपने उन्नाव की घटना का जिक्र किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी तो नाकामी तो आपकी भी सामने आ रही कहीं नहीं। सरकार में तो आप बैठे हुए हैं 2 महीने तक, बताइए उसकी तलाश तक नहीं कर पाई पुलिस। वैसे भी उन्नाव हमेशा सुर्खियों में रहता रहा है और एक बार फिर से इस बार सुर्खियों में है। भले ही आपकी जो आप गेंद गई है वो समाजवादी पार्टी के तरफ गई है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी कुछ बनती है। शासन प्रशासन आपके अधीन है, तो जिम्मेदारी तो आप भी अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते ना। देखिए योगेश जी, हमारी पुलिस ने भी यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। और रही जो आपने बताया हमारे योगी जी महाराज का जो कथन है कि आतंकवाद के, ठीक है, योगी जी महाराज से जो कथन है आतंकवाद पर, भ्रष्टाचार पर, सब पे लगाम लगेगा, हमने उसी बात का जिक्र किया। हमने उसी बात का जिक्र किया। बुलडोजर आप चलाइए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कह रहा हूँ कि अपराधियों का कोई संरक्षण नहीं देना चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए प्रदेश में। अघोषित संपत्ति सुन लीजिए देशबंधु जी, ठीक है, अघोषित जो संपत्ति है उसकी आप रिकवरी कराइए। मैं कह तो रहा हूं, मैंने वही अभी कुछ देर पहले मैंने वही आपसे सवाल पूछा था इसके पहले कि वास्तव में जो थानों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको लेकर के जो लोगों में आक्रोश है, उसका भी तो नतीजा, उसका भी खामियाजा को तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। सरकार तो आपकी है इन 5 सालों में, इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार तो थी नहीं। योगेश जी आपकी इस बात से मैं पूर्ण असहमत हूँ। इनके थाने देखिए यादव चलाते थे और आपने देखा होगा और आपकी जानकारी में होगा कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ जिसे बर्खास्त किया गया। इनको न किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास है न किसी जांच पर विश्वास है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आतंकवाद और गुंडागर्दी अब यह नहीं चलेगी और हमारा उत्तर प्रदेश जो है प्रगति की बात करेगा। आपसे पूछेंगे सवाल थानों की तो आप आतंकवाद चले जाएंगे, आप सीधे बॉर्डर चले जाएंगे। समस्या तो यही बात देशबंधु जी दीक्षित जी। खैर आते हैं चर्चा को वापस आगे बढ़ाएंगे, रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रियता बनाई हुई है और वो ये कह रही है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जो भी काम शेष रह गए हैं वो भी पूरा करके दिखाएंगे और आने वाले समय में एक रामराज्य की स्थापना करके दिखाएंगे। हालांकि वो तो अभी भी कह रहे हैं कि रामराज्य की स्थापना हो चुकी है। आशीष जी, बड़े बुरे फंसते हैं आप कानून व्यवस्था पे। हमेशा पिछले 5 सालों से लगातार तो भारतीय जनता पार्टी कोसती ही रही है और अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। और अब देखिए अभी जिस तरीके से देशबंधु जी ने, दीक्षित जी ने ये कह दिया कि उन्नाव का कांड जो है किसके कार्यकाल में मारा जाता है। ये विजय सिंह, धनंजय सिंह, रघुवर सिंह, ये कौन है? ये दूध के दूल्हे हैं क्या? ये बड़े बड़े माफिया भारतीय जनता पार्टी पालती और पोसती है और अपने को दूध के दूल्हे कहती है। बताए ना ये कौन है? इनके रिश्तेदार हैं? कौन है ये? बताइए देशबंधु जी, दीक्षित जी कौन है?
कुछ नहीं बोलेगी। गायत्री प्रजापति कौन है? आप बताओ ना, गायत्री प्रजापति कौन है? आप न बताओ अतीक अहमद कौन है? आप न बताओ आजम खां कौन है? आप अपने गिरेबान देखो। और जनता जनार्दन आपको 10 मार्च का इंतजार कर लीजिए, मुंह तोड़ जवाब देगी। आपकी हताशा निराशा झलक रही है, आपकी भाषा ही बता रही है कि आप चुनाव हार रहे हैं। आप काहे परेशान हैं? 10 मार्च तक केवल आप इंतजार कर लीजिए, बाद आप सोचिएगा कि आप अपने हार का टीका किस पर फोड़ेंगे। और बुआ बबुआ का चाहे ठगबंधन हो, चाहे 2 राजकुमारों की साइकिल पंचर हो गई, देखिए अब उत्तर प्रदेश में आपका औना पौना ढिढोरा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। जनता जनार्दन आपको कई बार मुंह की खानी पड़ी, और अब की बार भी आपने जो ठगबंधन किया है, ये ठगबंधन चलेगा नहीं। आप चला लीजिए ठगबंधन, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। या तो 10 मार्च तक आप इंतजार कर लीजिए, इसके बाद हार का ठीकरे किस पर फोड़ेंगे। चीन और पाकिस्तान से बात नहीं करती। जब रोजगार की बात कर दो तो चीन पे पहुंच जाओगे, बेरोजगारी की बात करो तो पाकिस्तान पहुंच जाओगे। जो अपराधी अपराधी चिल्लाते हो, अपराधी कहाँ समाप्त कर दिए आपने? आप ही सरकार में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, उस पर नहीं बोलोगे आप। गोरखपुर में व्यापारी जाता, उसको बंद कमरे में। मित्र आप मेरी बात सुन लीजिए। मित्र आप सुन लीजिए, आपके पूर्व के आप बात नहीं करोगे। मंत्री के ज्यादा दंगे हुए 700 से, योगेश जी मैं बता दूं। और हमारी 5 साल की ये सरकार का सबसे सफलतम कार्य यही मान लीजिए कि आज 5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और इससे पहले बसपा की सरकार में 364 दंगे हुए। कुल मिलाकर इनके सपा बसपा की सरकारों में 1000 से ज्यादा दंगे हुए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की माताएं बहू बेटियां डर के साए में जीता था। आज 5 वर्ष की शासन में हमारी महिलाएं बहनें खुलकर सम्मान के साथ अर्धरात्रि को अपने कार्य कर सकती हैं और सड़कों पर निर्भीक होकर चल सकती हैं। देश को इन्होंने गर्त पर डाल दिया था, इतनी जर्जर व्यवस्था में हुई थी। एक एक चीज के एक संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने तितर बितर कर दिया। इत्र की खुशबू कहाँ गई? रिवर फ्रंट घोटाला कहाँ गया? गायत्री प्रजापति का जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार घोटाला सुन रहा है। थाने जो है भैंसे ढूंढने का काम करती थी। अरे अब आप रहन दीजिए, आपकी हताशा निराशा छलक रही है। आप 10 मार्च तक आपने जो ये ठगबंधन किया है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन देगी। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा लिए दोनों लोग। आप दोनों लोगों ने लगा लिया, आशीष जी और देशबंधु जी। ठीक है, अगर भ्रष्टाचार किया है, आप रिवर फ्रंट का जिक्र करें, कौन कौन जेल गया भाई? कौन मंत्री जेल गया रिवर फ्रंट में? देशबंधु जी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। समस्या तो वही है, हम फिर वही बात कहेंगे। तो फिर आप अभी हम पूर्व की बात पूछेंगे तो आप पश्चिम में चले जाएंगे। आपको तो उठा करके सबको सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए देशबंधु जी। आपकी तो केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। रिवर फ्रंट घोटाला आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही निरीक्षण करने वहां पहुंच गए, तमाम सारी चीजें हो गई। 5 साल हो गया भाई, कौन कौन हुआ है? 2-4 चुटपुट अधिकारियों पर जो है कार्रवाई आपने कर दी, बस हो गया। अधिकारियों अगर भ्रष्टाचार हुआ तो अधिकारियों की बस की बात है क्या भ्रष्टाचार कर लेना? आप बताइए योगेश जी, आप मेरी एक बात बताइए। हाँ, हमारी सरकार की, हाँ, आप मानते हैं 5 साल में? अरे फिर वही आ गए प्रभु। आप जिस सवाल को उठाते हैं मैं उसी सवाल, आप जो बोलते हैं मैं उन्हीं पे आप सवाल पूछ लेता हूँ, तो आप भटक के दूसरे पे चले जाते हैं। साल में एक भी दंगे नहीं हुए, और यह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार सुशासन पर है और सही मार्ग पर चल रही है। और रही बात किसानों की बात हो चाहे युवाओं की बात, आपने कुछ काम किए हैं, मैं उसको स्वीकारता हूँ कि आपने कुछ काम किए हैं। आपने अपराधी माफियाओं के खिलाफ काम किए हैं कुछ, मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन ये कहिए कि आपने भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है, तो ये मत कहिए। योगेश जी, हर क्षेत्र में हमने केवल विकास और सुशासन की बात की है। अब आप जातिवाद परिवारवाद नहीं चलेगा।
एक ही परिवार का मुखिया जो है काम करते हैं, आलीशान गाड़ी घर में रहने के काम करते होंगे। अरे कहाँ, ठीक है भाई, परिवारवाद हर जगह है, कहाँ नहीं है। देखिए ना आप, अरे सुन लीजिए देशबंधु जी, अगर परिवारवाद होता ठीक है, हर जगह आपके यहाँ भी है, खैर वो मत बताइए मुझे, ठीक है। अगर समाजवादी है भैया, वो भी बचाव कर रही है, कह रही है कि परिवारवाद होता तो अपर्णा यादव क्यों जाने देते आपकी पार्टी में, क्यों जाने देते? योगेश जी, आपके यहाँ 3 पीढ़ी में मंत्री, विधायक, सांसद है, नहीं पता क्या आप? अरे नहीं पता क्या? नाम बताऊं क्या? मंत्री, विधायक, सांसद है, 3 पीढ़ी के, 3 बाबा हैं, पिता हैं, उसके बाद खुद नाती हो गया उत्तर प्रदेश सरकार में। आपको नहीं जानकारी क्या? ये क्या नहीं है जाति, ये परिवारवाद नहीं है, क्या है भाई? योगेश जी आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके यहाँ कौन बनेगा? अरे ठीक है भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके यहाँ बन रहा है, कांग्रेस में बन रहा है। आप एक लोकतांत्रिक तरीके, एक बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। वो कह तो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ जो गठन होता है वो हमारे नेता को सर्वसम्मति से सुनते हैं। ठीक, देखिए एक नजरिए से मत देखिए, केवल एक जगह पर मत जाइए, हर जगह पे जाइए, हर पहलुओं पर नजर दौड़ाना पड़ेगा। फिर केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने से भर से नहीं कह देंगे कि आप परिवारवाद खत्म हो गया है। परिवारवाद का ये मतलब है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर एक परिवार में केवल एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो दीजिए, वो कोई भी हो। फिर ये नहीं कि वो अगर उसका खानदान रुतबा उसका बड़ा है, सियासी खानदान बड़ा है, सियासी वर्चस्व है उसका, तो उसके बेटे को भी टिकट दे देंगे, उसके नाती को भी टिकट दे देंगे। ये नहीं चलेगा ना। बेटे को सांसद बना देंगे, नाती को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना देंगे। फिर आप में उनमें फर्क कहां रह गया भाई? आप कुछ जगह पर ठीक है, आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि हमने उनके परिवार को नहीं दिया। अरे वो अपने सियासी समीकरण को साधते हुए आप ऐसा करते हैं भाई। आप नहीं, सारे राजनीतिक दल करते हैं। जहां जानते हैं कि आपकी सीट नहीं निकल पाएगी वहां क्यों दांव खेलेंगे भाई? रिस्क क्यों लेगी पार्टी? केवल आपकी पार्टी नहीं, हम सभी राजनीतिक दलों की जिक्र कर रहे हैं। जहां पर पार्टियों को यह अंदेशा हो जाता है कि इस सीट को नहीं निकाल पाएगा, मुद्दों पे नहीं बात करेंगे, ठीक है, तो वो रिस्क नहीं लेता है, वो सीट पर रिस्क नहीं लेता है, कतई। ठीक है अनुराग जी, उत्तर प्रदेश की जनता जो मतदान करती, किस मुद्दों पे करती, इसमें कभी ये बहस नहीं करेंगे। वो रोजगार चाहती, वो लाइट चाहती। अरे आप भी आशीष जी ऐसा आप बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है 5 साल सड़कों पर। आप कितने दिन अखिलेश यादव जी निकले हैं बाहर, बताइए? रोड पर रोजगार की आप बात कर रहे हैं, कितने दिनों धरना प्रदर्शन दिए हैं अखिलेश जी, बताइए? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किसी ने विरोध किया तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हमेशा विरोध किया। अरे बताइए ना, कोई एक धरना प्रदर्शन बताइए अखिलेश यादव का, मुझे कोई एक धरना प्रदर्शन बताइए जहां पर अखिलेश यादव 1-2 बार निकल गए थे, वहीं पर बैठ गए थे विधानसभा के सामने, उसके बाद कहीं भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पूरे प्रदेश में 5 सालों में कहीं भी प्रदेश की जनता के साथ किसी से मिलने गए हो, दुख दर्द समझने गए हो अखिलेश यादव, बताइए ना। किसानों के, अरे आप बताइए। अरे महाराज मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। आप किसानों के, आप किसके घर गए ये थोड़े ना हम पूछ रहे हैं। आप तो जाएंगे, आप कार्यकर्ता हैं, आप तो जाएंगे ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके घर गए भाई, बताइए? 5 साल में किसी, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। मैं जो पूछ रहा हूँ, विपक्ष में बैठे हैं ना आप। अरे आशीष जी सुन लीजिए भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ केवल उतना बताइए। मैं जो पूछ रहा हूँ केवल उतना बताइए। देखिए मेरे सवालों को जवाब दीजिए, आप इधर उधर मत भाइए। मैं वही बीजेपी से कह रहा था, वही आपसे कह रहा हूँ। आप 5 सालों में केवल ये बताइए कि अखिलेश यादव किस आम व्यक्ति के घर गए हैं उसकी समस्या पूछने, या किन रोजगार बेरोजगार के मुद्दे में कहां पर धरना प्रदर्शन उन्होंने किया है कि भाई ठीक है हफ्ते भर चल रहा है, अखिलेश यादव जी निकल रहे हैं, सड़क पे बैठ रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कहां पर निकले हैं बताइए जरा मुझे आप। आपको जानकारी नहीं, आपकी जानकारी नहीं। अब आप देखे होंगे जब अखिलेश यादव जी निकले हैं तो हजरतगंज चौराहे के पहले उनको, अरे हजरतगंज मैंने बता दिया, आप सुन नहीं रहे। फिर मैंने बता दिया विधानसभा के सामने चौधरी साहब के साथ बैठ गए थे, मुझे याद है, मुझे मत बताइए। अरे मुझे याद है भाई, मुझे याद है, मैंने उससे पहले बोल दिया था। अनुराग तिवारी जी, विपक्ष केवल हो हल्ला कर रहा है भाई कि रोजगार चाहिए, महंगाई हो गई है। भारतीय जनता पार्टी भी तो थी विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध कर रही। भारतीय जनता पार्टी तो भी थी विपक्ष में, हिला देती थी सरकारों को। नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की जनता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अगर किसानों का सहयोग ना होता तो आज किसानों के ये जो बैकफुट पर सरकार ही ना होती। कांग्रेस तो कह रही है कि हमारा पूरा है, आप कह रहे हैं हमारा है। किसका माने बताइए आप? उत्तर प्रदेश, हमारे माननीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश के किसानों का सहयोग देने का काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया, तमाम बड़ी पार्टियों ने सहयोग किया। आशीष जी, किसको कितना सहयोग रहा, किसानों का कितना सहयोग रहा, किसान किसके साथ जाएगा, बहुत कम समय बचा हुआ है और सब कुछ सामने आ जाएगा। और इसका हमें लगता है हमको भी इंतजार करना चाहिए और आप सभी राजनीतिक दलों को भी इंतजार करना चाहिए। जनता बहुत समझदार है और सोच समझकर मतदान करेगी और किसको सिर पर बैठाना है, कौन उसका हितैषी होगा,
वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार अब दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इस बार फायदा मिल पाएगा या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर होने के बावजूद जिस तरीके से नुकसान उठाना पड़ा था, क्या वास्तव में इस बार और भी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।